उपचुनाव का नैरेटिव हुआ सेट। 52 वचनों के साथ फिर मैदान में नाथ। दिग्गी ने फिर फेंकी गुगली। जारी किया बीजेपी उम्मीदवारों का रेड कार्ड। बीजेपी का भी एजेंडा क्लियर, निशाने पर है कमलनाथ। उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत का नैरेटिव सेट होता दिख रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से 52 वचनों के साथ मैदान में है। इससे पहले कांग्रेस विधानसभा वार 28 अलग अलग वचन पत्र भी पेश कर चुकी है। नाथ के वचन को ही शासन बता रही कांग्रेस ने एक बार फिर से कई बड़े वादे किए हैं। कमलनाथ को भरोसा है कि जनता कांग्रेस का साथ देगी। वहीं वचन पत्र के जवाब में संकल्प पत्र लाने जा रही बीजेपी ने नाथ के वचनों को झूठ का पुलिंदा बताया है। ये उपचुनाव जो 28 सीटों का है, इसके लिए वचन पत्र है। इसमें हमने लगभग 52 नए वचन है। किसान कर्जा माफ को पूरा करना। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता बहुत संवेदनशील है, बहुत जागरूक है। उसने 15 महीने के आपके वचन पत्र के उन वादों को 15 महीने में देखा है कि आपने क्या किया है। लंबा वचन पत्र था, मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, झूठ बोल के कैसे वोट पाया जाए। तब भी मध्य प्रदेश की जनता ने फिर भी वोट हमको ज्यादा दिया था। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। मुद्दों पर हो रहे घमासान के बीच पूरा चुनाव शिवराज बनाम कमलनाथ होता नजर आ रहा है। दोनों नेता एक दूसरे पर बयानों के बम फेंक रहे हैं। कहते मैं मिस्टर क्लीन हूं। नरेंद्र सिंह जी बैठे दिल्ली में। मिस्टर 15% किसको कहा जाता है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। 15% कहते हैं तो वो तो 115% होंगे। अपनी बात नहीं कर रहे। वचन पत्र से जनता को जोड़ने के साथ ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए नेताओं के खिलाफ मुखर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए गद्दार रेड कार्ड नाम से पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर्स में बीजेपी के निशान कमल को उल्टा दिखाया गया है। बीजेपी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। हमने निर्वाचन आयोग को तो अपनी शिकायत दी है, साथ ही हमने साइबर क्राइम के माध्यम से भी उसमें कठोर कार्रवाई हो, और साथ ही ट्विटर हैंडल उनका ब्लॉक होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्योंकि पार्टी के प्रतीक के साथ छेड़छाड़ की गई है, हम मानहानि का मुकदमा लगाएंगे। प्रदेश का भविष्य तय करने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी इंच इंच की लड़ाई लड़ रही है। इस महासंग्राम में विजय तिलक लगाने के लिए बयानों की बौछार हो रही है तो शिकायतों का सिलसिला भी चल पड़ा है। कुल मिलाकर सियासी दलों की कोशिश चुनावी रण को जीतकर सत्ता पर काबिज होने की है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महासंग्राम का मूड सेट। तो साहब, अब इलेक्शन में कितने दिन बचे हैं? आज आप और हम जो बात कर रहे हैं बमुश्किल आप ये देखिए कि 16-17 दिन ही आप गिन लीजिए और इसके बाद मतदान होगा। और मतदान यानी 3 नवंबर और 10 नवंबर को नतीजे हमारे सामने होंगे कि मध्य प्रदेश की राह निष्कंटक है बीजेपी के लिए या कांग्रेस इसमें कुछ धमाचौकड़ी मचाकर इस रण को और ज़्यादा जटिल और पेचीदा बनाने का मादा रखती है। इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा 10 नवंबर तक। लेकिन इस उपचुनाव का, बाय इलेक्शन का एजेंडा सेट हो गया और एजेंडा बहुत साफ है कि कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर हैं, पूरी तरह से निशाने पर हैं। और जिस तरह की नाना प्रकार की शब्दावली आप देख रहे हैं, कपट पत्र, कपटनाथ, इस तरह के शब्दों और इस तरह के जुमलों का भी इस्तेमाल होने लगा है। और अब बात आ गई है आपके जिसको आप कहते हैं कि एक सीधे व्यक्तिगत हमले करने की। 15% की बात बिना नाम लिए नरेंद्र सिंह जी, तोमर जी केंद्रीय मंत्री बैठे थे और शिवराज जी ने कहा कि नरेंद्र जी बैठे हैं, सब जानते हैं दिल्ली में 15% की बात कौन थी। तो कमलनाथ जी का जवाब है कि मेरे 15% की बात कर रहे हैं, आप 115% होंगे। तो ये एजेंडा जो है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमले नहीं देखे जा रहे हैं। क्या ये रणनीति है या फिर कांग्रेस जानबूझकर नहीं करना चाहती है, तो ये भी रणनीति होगी।
या फिर इसके पीछे कोई इग्नोरेंस है, कांग्रेस के भीतर कोई रणनीति ठीक से तैयार नहीं हुई है। तमाम चीज़ें हो सकती हैं या उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एजेंडा दोनों तरफ से अपसेट है। वचन पत्र और संकल्प पत्र आ चुके हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, और दोनों ही पार्टियों का दावा है कि एक दूसरे के जो वचन और संकल्प पत्र हैं ये झूठ का पुलिंदा है, और हमारे वचन पत्र पर भरोसा करिए जैसा होता है और आगे बढ़िए। बहरहाल ये तो जनता के ऊपर है वो किस पर विचार करती है, लेकिन ये एजेंडा जो कमलनाथ पर हमले का तय हुआ है, बीजेपी इसको बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे और बढ़ाएगी। और सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी का एजेंडा भी तब सेट होगा, क्योंकि सिंधिया जी को अभी चुनाव के परिदृश्य से थोड़ा सा हटाने की कोशिश हुई है, क्योंकि सिंधिया शिवराज जी या तमाम बीजेपी पर भारी पड़ रहे थे और फोकस सिंधिया जी हो रहे थे। तो आगे जाके क्या सिंधिया जी और अगर हम बात करें शिवराज जी की, तो क्या ये फोकस में होंगे, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो इस बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे राकेश चतुर्वेदी जी, जो नैरो स्कैप रहा है उनका फिर एक बार टिकट से, लेकिन ये राजनीति है और कलेजा उनका बड़ा है, क्योंकि राजनीति में कई बार जब आप एक के बाद एक कुछ इस तरह की परिस्थितियों से जूझते हैं तो सबसे पहले आप यही सीखते हैं कि धैर्य और शौर्य, यही दो सबसे बड़े आपके सारथी हैं, और वो राकेश जी के साथ हमेशा हैं। हमारी शुभेच्छा है। दिनेश जी, आप किस तरह देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं एजेंडा सेट होने की, तो ये एजेंडा कमलनाथ पर निशाना और सिंधिया जी को है बचाना, क्या इस टाइप से सेट हुआ? आप ये तो एजेंडा उसी दिन सेट था जिस दिन सरकार बदली थी कि मुद्दा क्या होगा। मुद्दा जो यदि कांग्रेस उठाती तो वो केवल उन विधायकों के बारे में ही बात करती, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ही वो कैंपेन करेगी जो जिनके कारण सरकार गई है। और सिंधिया के जाने और विधायकों के जाने से जो चीज़ें सामने आई कि कमलनाथ को लेकर ही ये लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा ये है, और उनके पास ये सपोर्ट के लिए ये इतने सारे विधायक हैं कि कमलनाथ की जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस के जो विधायक थे उनसे वो खुश नहीं थे। तो ये सब चीज़ें तो सेट थी, लेकिन इनको चूंकि इतना लंबा समय हो गया है तो लगता था कि ये स्टैंड करेगी कि नहीं करेगी, तो लेकिन धीरे धीरे ये मजबूत हुआ। मतलब आप देखेंगे तो जो पूरा चुनाव है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सपोर्टर्स एमएलए और कमलनाथ के बीच में ही है। जो शिवराज सिंह जी को जो बार बार जो हम जैसा आप बता रहे थे कि वो उनको निशाने पर नहीं ले रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि वो सिंधिया को ही फोकस करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनकी सरकार गिरी तो केवल इन लोगों की जो है के कारण गिरी है, अन्यथा मेरे उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था, या जिस तरह के नैरेटिव सेट करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो है नहीं। एकमात्र ये था कि कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने साथ छोड़ दिया और सरकार चली गई। जी डॉक्टर वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं? पूरा फोकस बीजेपी का कमलनाथ जी के ऊपर है, और इतने हमले तो 2018 में भी आपने नहीं किए थे कमलनाथ जी पर जितने इस बार देख रहे हैं। क्या इसकी बड़ी वजह यही है जो हमें समझ आती है कि कमलनाथ जी ही लोन क्रूसेडर हैं अपनी पार्टी के लिए, वो अकेले जिहादी की तरह लड़ रहे हैं, बाकी नेताओं को आप ढूंढ रहे हैं, खासतौर से दिग्विजय सिंह जी को तो आप बड़ा दूरबीन लगाकर ढूंढते हैं कि लाइए लाइए आगे लाइए, उनको फ्रंट पर लाइए। बहरहाल क्या रणनीति है उसका खुलासा तो आप नहीं करेंगे, लेकिन कमलनाथ केंद्र में है, ये तो बहुत बात साफ है। देखिए, आज जो हमारी परिस्थितियां हुई हैं, चाहे गुप्ता जी की बात को ले लो, आपकी ले लो, किसी भी, तो उसका कारण ही मूल कमलनाथ जी हैं। तो स्वाभाविक है कि हम उनको नहीं छोड़ सकते। कर्ज माफी यदि नहीं हुई है, आज फर्जी प्रमाण पत्र बटे हैं, तो उसका मूल कमलनाथ जी है। 15 महीने का कुशासन रहा है तो कमलनाथ जी आगे और पीछे से दिग्विजय सिंह हैं। और आप मान के चलिए कांग्रेस में 3 ही नेता तो होते थे, और 3 में से भाई सिंधिया जी हमारे पास आ गए। सिंधिया जी आज हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, तो स्वाभाविक है कि 2 बचे वहाँ। 2 में से एक अपना टेन्योर ले चुका, एक लेने लायक अब मुझे लगता है कि बहुत स्थिति नहीं रह गई राजनीतिक रूप से। 2023 में आप देखेंगे शरद जी तो और 75 के हो जाएंगे वो। अच्छा, पहले ही वो बाहर के हैं,
ये हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, उनने कभी सोचा नहीं था। हाँ, तमन्ना रही होगी, कभी तमन्ना भी पूरी हो गई। तो मुझे लगता है कि अब उनका जो काम है वो धीरे धीरे शनै शनै समापन की ओर है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये चुनाव जो 28 उपचुनाव की स्थिति है, ये मेरा जो आकलन है निजी रूप से स्वस्थ आकलन है, मतलब मैं इसमें कोई व्यंग या उसको आधारित रख के नहीं कहता हूँ। कमलनाथ जी के राजनीतिक जीवन का ये सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक अंतिम बड़ा चुनाव होगा उपचुनाव के रूप में, जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद बहुत तेज़ी से कांग्रेस में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जैसे आंकड़े आपके पास भी हैं, सभी लोगों के पास है, तो हमारी सरकार 3 साल चूँकि एक स्थिर सरकार के रूप में आगे बढ़ने वाली है, तो स्वाभाविक है कि 23 तक वो 75 क्रॉस कर ही जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस नया नेतृत्व ढूंढेगी, और इन दोनों से जिनको हम बार बार ढूंढते हैं, दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि देखिए 10 साल हम हास परिहास अपनी जगह है, राजनीतिक व्यंग अपनी जगह है, लेकिन दिग्विजय सिंह एज ए गवर्नेंस उनका बहुत कोई आप बता दीजिए कोई नाम कभी नहीं रहा। जैसे हमारे यहाँ बाबूलाल गौर जी को बोलोगे तो बुलडोजर मंत्री बोलोगे कि भाई वो रहे तो उन्होंने सड़कें चौड़ी कराई, चौराहे बनाए। शिवराज जी को आप लोगे तो किसान केंद्रित राजनीति की तरफ बढ़े, 0% ब्याज या कन्यादान योजना, 4-5 चीज़ें उनके खाते में आप डालेंगे जी। ऐसे आप कमलनाथ जी के खाते में कुछ नहीं डाल पाएंगे, और दिग्विजय सिंह जी तो बंटाधार जी के रूप में हैं ही। तो मुझे लगता है कि ये दोनों इस उपचुनाव में अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, जिसका शिकार राकेश जी जैसे भी एक अच्छे नेता हुए हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं है, मैं उनको बहुत अच्छे से राकेश जी, आपने सुनी दोनों बातें, और आज डॉक्टर वाजपेयी संयमित रहे हैं, पूरी तरह संयमित पहले भी रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं हुई, शायद बहुत गोला बारूद खर्च कर चुके हैं कमलनाथ जी के ऊपर, तो अब आगे के लिए तैयारी जारी होगी। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं? दिनेश जी की भी बात आपने सुनी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी की भी बात सुनी आप जी। मैंने आपकी भी पूरी बात सुनी, दिनेश भाई को भी सुना, आदरणीय हितेश वाजपेयी जी को भी सुना जी। हितेश वाजपेयी साहब की बात तो पॉलिटिकल बात थी, लेकिन आपकी और दिनेश भाई की बात बहुत सारगर्भित थी, जिसका मैं जवाब भी देना चाहूँगा। ये प्रदेश में 1.5 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले चुनाव हुए, और वही मुद्दे के आधार पर जनता ने 5 वर्ष के लिए वोट दिए, जिसमें मध्य प्रदेश की आवाम ने शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को नकारा और कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया, और मेजॉरिटी आई और उन्होंने सरकार भी बनाई। अब जब ये उपचुनाव आए हैं तो मैं फिर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से अपील करना चाहता हूं, पढ़े लिखे नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, और मीडिया हाउसेस से अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव अब उसी मुद्दे पर है कि 28 लोग जिनमें दिवंगत हो गए, उनके प्रति तो सहानुभूति है, वो चुनाव होना ही थे, लेकिन बकाया जो चुनाव 24 हो रहे हैं, ये चुनाव किस कारण हो रहे हैं? 23 चुनाव ये चुनाव इस कारण हो रहे हैं कि जबरदस्ती आपने एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए कुछ एमएलए की खरीद फरोख्त की, या आपने प्रलोभन देके अपने पक्ष में कर लिया, इस्तीफा दिला दिया, जिसकी नुमाइंदगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की। आज भी वही मुद्दा जनता में रहेगा, आज कोई मुद्दा नहीं बदल जाने वाला है। आप कुछ भी कहते रहे, चाहे कमलनाथ जी के बारे में, चाहे शिवराज सिंह जी के बारे में, लेकिन मूल मुद्दा बीच में रहेगा, बीच युद्ध में रहेगा। वो रहेगा कि ये आपदा आई क्यों, ये आपदा का कारण क्या था, ये परिस्थितियां पैदा किसने की, और ये परिस्थितियां मनुष्य जब मतदाता सोचेगा तो ये परिस्थितियां सामान्य नहीं थी, असामान्य पैदा की हुई हैं, और ये परिस्थितियां उन एमएलए के द्वारा पैदा की हुई हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के इस झूले को झकझोर दिया है, और इस वजह से चुनाव हो रहा है। आज कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ यही है कि इस कोविड के शासन काल में, कोविड के दुर्भाग्यवश काल में ये चुनाव कराए जा रहे हैं, जहां महामारी फैल रही है, जहां हम सब डॉक्टर वाजपेयी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चौधरी साहब एक मिनट सुन लेते हैं इनको। स्वागत है डॉक्टर साहब का, स्वागत है सर। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 2-3 बातें इसमें थोड़ी सी विरोधाभासी, शायद आप उनको पॉलिटिकली समर्थन करेंगे। पहली चीज़ तो मेजॉरिटी नहीं मिली, आपने मेजॉरिटी शब्द का पहले तो दावेदारी कहा, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी नहीं दी। और आप समझिएगा राकेश जी कि ये स्थिति क्यों हुई। शरद जी ने 2 साल पहले से उनके इंटरव्यू शुरू किए थे, भाई सारी चीज़ों के ऊपर एक व्यक्ति का कब्जा हो गया,
और बार बार सिंधिया जी कह रहे थे कि भाई मुझे कम से कम कहीं तो एक सम्मानजनक स्थिति अध्यक्ष का रोल दे दो, कोई दे दो। आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन भाई किसी परिस्थितियों में उन्होंने नहीं स्वीकार किया। वहाँ से शुरू होकर बीज डला और अंत में समापन आपने देखा। तो इन परिस्थितियों को पार्टी के अंदर की राकेश जी बार बार दूसरे पर थोपना भी तो जनता देख रही है ना साहब। राकेश जी बिल्कुल, वाजपेयी जी ने बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं मूल बात पे आ रहा हूं द्विवेदी साहब कि जनता बहुत समझदार है। जनता को ये मालूम है कि ये साधारण परिवेश का चुनाव नहीं है, असाधारण परिस्थितियों में लाया गया मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर थोपा हुआ चुनाव है कोविड के समय। और किसने थोपा है? उन लोगों ने थोपा है जिनको लालच है, जिन्हें जल्दी है, जिनको पद जल्दी प्राप्त करना है, जिन्हें सत्ता के बिना रह नहीं सकते, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं लेकिन किसान बन के जीवन यापन नहीं करना चाहते, उनको मुख्यमंत्री बन के जीवन यापन करना है। जनता कह रही हम आपकी सेवा नहीं लेना चाहते मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैं तो सेवा दूंगा साहब, चाहे मुझे दूसरे दल को तोड़ के लाना पड़े, फिर भी आपको मैं मुख्यमंत्री बन के सेवा दूंगा। जी यहाँ पर ये जो परिस्थिति अब फिर नहीं राकेश जी, देखिए तोड़ के लाना आप भ्रम क्यों कर रहे हैं? आप बहुत सीनियर आदमी है सर, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो तथ्यपरक नहीं है आज तक आपने। और सब लोग मंत्री थे जो आए, तो ऐसा नहीं थे वो सत्ता में नहीं थे, 8-8 9 लोग मंत्री थे साहब। तो कम से कम आप तो इसका सामना करिए साहब। मैं बिल्कुल और धन्यवाद देता हूं, आपने और संवैधानिक रूप से आगे बढ़ के काम किया कि जो लोग मंत्री एमएलए नहीं भी थे आपने उनको भी मंत्री बनाया। यानी किस तरीके से संविधान का दुरुपयोग किया जा सकता है मध्य प्रदेश के इतिहास में आप जैसे बुद्धिजीवियों ने यह सिखाया है कि हम इस्तीफा दे जाओ, घर बैठ जाओ, दायरे में शून्य हो जाओ, लेकिन हम मंत्री बनाएंगे, हम वजीर बनाएंगे आपको। और आपने वजीर बनाए, लेकिन जनता के निर्णय का इंतजार करिए डॉक्टर वाजपेयी साहब। जनता इनको वजीर रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती है, 3 तारीख को फैसला होगा। मुद्दा वही है, मुद्दा 1.5 वर्ष पहले था वही मुद्दा है। मुद्दा वही है कि शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया था, इन्होंने जबरदस्ती ये चुनाव लाके। बस मैं 10 सेकंड में कहना चाहूंगा कि राकेश जी, पहली चीज हमको मत अधिक मिले थे, सीटें कम मिली थी, तो इसलिए ये तो कहना अस्वीकार्य है कि जनता ने हमें मत दिए थे, मत बहुत दिए थे। आप कांग्रेस दूसरी बात राकेश जी, सारी चीजें संविधान का उल्लंघन करके नहीं होती, इस देश में सरकारें नहीं बनती। तो तीसरी चीज, आपको अभी भी अपना हाउस ऑर्डर में नहीं देखेंगे तो आपको 23 भी मुबारक हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है, आप एक बड़ा दल है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर की समस्याओं का आप सामना करना आज भी चाहते हैं। राकेश जी कुछ संक्षेप में बोलना चाहेंगे, फिर मैं दिनेश जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए, अब वाजपेयी साहब तो भविष्य वक्ता हो रहे हैं, 2023 में क्या होगा मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं तात्कालिक परिस्थितियों पे जीना चाहता हूं। वर्तमान परिस्थिति जनता समझ रही है और जनता को निर्णय करना है। इसमें मुद्दा भटकाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई 15% कहे, कोई किसी के ऊपर गंदा शब्द बोले, कोई कपटपूर्ण राजनीति कहे, नहीं। मूल मुद्दा सिर्फ और सिर्फ है कि ये एमएलए इस्तीफा देके क्यों गए, किस कारण से गए, जनता इस पे मनन कर रही है और उसी के आधार पे वोट देगी, मेरा ये मानना है। दिनेश जी, मूल मुद्दा किसानों से धोखा है। मुद्दे की बात अगर आप कहें तो ये जो कांग्रेस की कोशिश है कि इस चुनाव में ये मुद्दा बने कि आखिर ये बाय इलेक्शंस हो क्यों रहे हैं। जिनका निधन हुआ, जैसा राकेश जी बात उठा रहे हैं, वो अपनी जगह एक प्रकृति जन्य घटना है, उसको छोड़ दें तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक ऐसा इशू है जो जनता में लहर पैदा कर सकता है या जनता इस पर ठहर कर सोच सकती है? दिनेश जी, कोई एक वर्ग हो भी सकता है कि जिसको इस तरह की जो बातें हैं वो उसको अपील कर जाए, क्योंकि एक जिस तरह की राजनीति हुई है वो राजनीति में बहुत सारे पहलू हैं और इसमें ये नहीं है कि ये जो है पटकथा कब लिखी गई और किसने लिखी, क्योंकि शिवराज जी के आप स्टेटमेंट देखेंगे तो अभी गोहद में ही उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग नाराज़ थे। अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं और इस पूरे उसमें आप देखेंगे ना कि लोगों ने परफॉर्मेंस भी देखा कि 15 महीने में यदि 15 साल बाद एक सरकार आती है कांग्रेस की तो वो नीतिगत तौर पे कोई बदली है कि नहीं बदली और लीडर्स बदले कि नहीं बदले। जो चीज़ है जो हमेशा कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में एक प्रॉब्लम रही कि लीडर नहीं चेंज हो रहे। आप 80 से यदि 2018 तक चल रहे हैं तो वो वही है और ये जितनी प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर भी थी कि हर आदमी चाहेगा कि वो एक आगे जाए राजनीति में, आप उसे कब तक रोकने की कोशिश करेंगे। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में ये स्थिति कांग्रेस के भीतर हो रही है। कांग्रेस यदि आप अलग अलग छोटे छोटे दलों में बटी है,
कि तृणमूल भी बन गया या बहुत सारे जो दूसरे जो दल बने हैं, तो इसके लिए कांग्रेस की नीति और उनके लोग ही जिम्मेदार हैं। तो यह मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ बिल्कुल नया हो गया उनके लिए कि पूरे जो है बहुत फर्क आ जाएगा, तो वैसा नहीं है। सब हर चीज़ को मतदाता सोचता है, उसको ये भी देख रहा है कि कांग्रेस ने जिन कैंडिडेट को खड़ा किया है क्या वो उसी के हैं, वो कितने टेस्टेड हैं या उन्होंने देखा है। कुछ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो लड़ चुके हैं चुनाव, उनके बारे में भी लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्म किया। तो बहुत सारे इशू इसमें हम देखेंगे कि मिक्स है, क्योंकि कोरोना भी एक इशू है, लोगों ने वो दौर भी देखा है, कठिन दौर भी देखा है। और जब गवर्नमेंट होती है जिस पार्टी की, तो उसका भी एक जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो आता ही है। राजनीति में नैतिकता क्या आपको लगता है कि एक विषय बनता है? क्योंकि राजनीति में अगर किसी चीज़ की सबसे कम चर्चा होती है वो होती है नैतिक पक्ष की। तो कांग्रेस जिस पक्ष को एक नैतिक पक्ष के तौर पर, और जो है भी एक नैतिक प्रश्न तो ये है ही, इसकी व्याख्याएं अपनी अपनी तरफ हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही है कांग्रेस, या आपको लगता है कि रैशनल है ये चीज़? नहीं, देखिए नैतिकता पर जैसे ही बात करेंगे तो आप इंस्टीट्यूशनल कोई बात नहीं करता कि आप जो है कि किस तरह की नैतिकता हो, हमेशा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। जैसे 15% आया, फिर 115% आया, फिर वो जो अलग अलग जो चीज़ें आने लगती हैं ना, कि आप एक दूसरे को आईना दिखाने की जो बात होती है कि आप एक कोई कहे कि 5 लाख रुपए महीने देना पड़ते थे, कोई कहे 35 करोड़ रुपए ले, दोनों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मतलब जनता को आप कहीं ना कहीं जो है एक बयानों के जरिए ही बात करें। इतना गंभीर आरोप जब लगाते हैं तो फिर आपको उस साक्ष्य के साथ आना चाहिए। तो क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर नैतिकता तो गायब ही हो जाती है पूरी उसमें। जी, लेकिन इसके लिए ये भी सवाल है कि जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो इस देश में, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर उसको एक पॉलिटिकल बायस की तरह देखा जाता है कि वो चरित्र और वो कद भी चाहिए जो नैतिकता रूपी इस वस्त्र कह लीजिए जो आप पर पूरी तरह फपता हो और आप पर फिट बैठता हो, चाहे बात कांग्रेस की हो चाहे बात बीजेपी की हो। कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर वाजपेयी? मैं तो साहब इतना ही कहूँगा कि मैं इस बात को आज तो नहीं मानूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि 18 का मैंडेट, ठीक है राकेश जी अपनी तरह से व्याख्या कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कहूँगा, पर इस मैंडेट ने मध्य प्रदेश के 5 साल को नुकसान पहुँचाया है शरद जी, जिसमें से 15 महीने इनको मिले थे, सरकार इन्होंने बनाई, नहीं चला पाई। सरकार भी नहीं चला पाई, गवर्नेंस के इश्यूज थे, और दल भी नहीं चला और अंत में टूट गए। उसके कारण ठीक है राकेश जी अपना कह सकते हैं, हम अपना कह सकते हैं, लेकिन ये तो हुआ ना शरद जी, किसी भी दल से 25 निकल जाएं एकदम से, बड़ी घटना है, छोटी नहीं है। और ऐसे लोग 4-4, 5-5 बार मिनिस्टर रहे हैं, जो आपने बताया बिसाहू लाल जी जैसे लोग जो 20-20 साल से सब रहे हैं, तो इनके सवाल हैं और मॉरल भी हैं। और अंतिम बात, हमारा ये चुनाव सर मध्य प्रदेश को बचाने का है, स्थिरता देने का है, और अगले 3 साल हम बेहतर काम कर सके, हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं। अब दशहरे के नज़दीक हैं चतुर्वेदी साहब, हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी राम है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विभीषण की मदद राम ने ली थी, लेकिन आक्षेप नहीं हुआ। गृह कलह आपकी भी थी, जिसका फ़ायदा आप कहें चाहे खरीद के उठाया चाहे तोड़ फोड़ करके उठाया, बीजेपी ने फ़ायदा उठा लिया। लेकिन आप क्या ये जस्टिफाई कर पाएंगे लोगों के सामने, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कि गलती तो आपके यहाँ भी थी और आपके यहाँ भी समस्याएं थी जिनको ठीक से टैकल नहीं किया गया? बिल्कुल, छोटी मोटी समस्याएं थी जिनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया, और मैं आपकी बात से इससे सहमत हूँ। जनता जनार्दन के सामने मैं सहमत हूँ, अगर इसको हैंडल किया जाता तो ये इतना बड़ा बवंडर नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे के तिजोरी में सेंध मारी है, दूसरे के सदस्यों में सेंध मारी है, और खुद तिजोरी पे नजर है 3 साल के लिए, तिजोरी जनता की है साहब। अब वाजपेयी साहब सुन तो लिया करें, बीच में क्यों इंटरप्ट करते हो? जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए जी। तो इनका जो उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश में अस्थिरता पैदा करना है और सत्ता पे काबिज रहना है, जो कतई इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। मुद्दा सिर्फ वही है कि ये सरकार गिराई क्यों गई, लोगों को क्यों इस्तीफा देने पड़े, और फिर से वही लोग क्यों आपने मंत्री बनाए जो विधायक नहीं रहे, और क्यों आपने फिर उन्हीं लोगों को नुमाइंदगी दी, कैंडिडेट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया है जो आपने खारिज कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तो जनता इस पर विचार करेगी और इस आधार पर वोट देगी, मेरा ये मानना है। कुछ सेकंड, चलिए सर, बहुत अच्छा है चौधरी साहब ने स्वीकार किया। हमारा मूड पॉइंट यही है कि हम मध्य प्रदेश को स्थिर करना चाहते हैं और कांग्रेस सत्ता को अपनी तिजोरी मानती है। चलिए, ये बड़े सवाल हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस उपचुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े प्रश्न वही है, क्या राजनीति पर, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी एक दल की बात हम नहीं कर रहे हैं,
पूरी समूची राजनीतिक व्यवस्था, कितनी उसकी विश्वसनीयता लोगों के मन में है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ, तो क्या लोग मानते हैं कि ये वाकई धोखा हुआ? और अगर बीजेपी कहती है कि हमने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनाई, तो क्या लोग उसको भी विश्वसनीय मानते हैं? ये बड़े सवाल हैं, और ये बड़े सवाल हर राजनेता को खुद से पूछना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कि क्या आज वो राम की तरह अगर वन गमन के लिए अपने पिता की तरफ से ही ढकेल दिया जाता है और वो निकलता है, तो क्या उसके साथ वन की गिलहरी, वन के प्राणी और सारी जनता भी क्या आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखती है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर कोई सरकार गिरती है तो जनता की आंख में आंसू होते हैं क्या? और अगर कोई सरकार बनती है तो क्या वो भी राम की तरह उसका स्वागत करती है कि अब हमारा जीवन बदलने वाला है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक व्यक्ति को स्वयं से ज़रूर पूछना चाहिए। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।